हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन अध्ययन करेंगे धातु व अधातु के रासायनिक गुण, जिसका एक पार्ट अपन ने पहले बना चुके थे। आज सेकंड पार्ट है जिसमें अपन रासायनिक गुणों में जल के साथ अभिक्रिया पढ़ चुके थे। और सेकंड अभिक्रिया है धातु की क्रिया अम्ल से कराने पर क्या होगा। धातु की क्रिया किसके साथ करानी है? अम्ल से। तो अपने नॉर्मल पहले सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि धातुओं की क्रिया अम्ल से क्रिया कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अगर धातु की क्रिया कराओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसे सामान्यतः अभिक्रिया कराई जाती है तनु अम्ल में, जिसमें मैं बात करता हूँ। जैसे मेरे पास है मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम, या मेरे पास जिंक ले लो या आयरन ले लो। इसकी क्रिया अगर मैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराऊंगा तो यहाँ से प्राप्त होगा लवण, जो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। वैसे एल्यूमिनियम की क्रिया हुई डाइल्यूट या तनु HCl के साथ करा दूं, या फिर इनकी क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराऊंगा तो यहाँ से प्राप्त होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम सल्फेट। और सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह अगर मैं अम्ल ले लेता हूँ नाइट्रिक अम्ल, और इसकी क्रिया में धातु के साथ कराता हूँ तो यहाँ से बनेगा तो लवण, परंतु यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्राप्त नहीं होती। ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीकृत होगी, और ऑक्सीकृत होकर ये कन्वर्ट हो जाती है जल में। तो जब भी धातु की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन प्राप्त न होकर जल प्राप्त होता है, और ये इसका खुद का अपचयन होकर ये या तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। तो जब भी धातु की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराओगे तो आपको प्राप्त होगा लवण, जल, या फिर आपको डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड प्राप्त होगा। अब यहाँ तक अपन ने देखा। और इसी कारण जो नाइट्रिक अम्ल होता है, जो नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अपन ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन पहले देख चुके कि वे पदार्थ जो स्वयं का तो क्या करे अपचयन, स्वयं का तो क्या कर दे अपचयन, पर दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देते हैं, ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। इसी कारण ये नाइट्रिक अम्ल बहुत ही ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक होता है, तो धातु से क्रिया करेगा, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत करके जल का निर्माण करेगा, और खुद का अपचयन करके डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का निर्माण करता है। परंतु अगर इस नाइट्रिक अम्ल को बहुत ही ज्यादा अति तनु कर दिया जाए, अति तनु कर दिया जाए तो अपने पास मैग्नीशियम, मैग्नीज और जिंक, ये इससे क्रिया करेगा और क्रिया करके बना लेता है लवण, और लवण बनेगा तो यहाँ से अपने पास लवण और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। परंतु गैस जो होना चाहिए कि जो नाइट्रिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल बहुत ही ज्यादा तनु होना चाहिए। अब जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, मैग्नीशियम की क्रिया अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराना है, और नाइट्रिक अम्ल के साथ कराओगे तो यहाँ से प्राप्त होगा मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। पर गैस कैसा होना चाहिए? इस टाइम ये नाइट्रिक अम्ल बहुत ही ज्यादा तो मतलब बहुत ही पतला होना चाहिए, मतलब इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इस कारण इनकी क्रियाशीलता में अपन देखें, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, इनकी क्रिया देखें तो अपन ने पहले देखा था कि अपन ने जब मैग्नीशियम के साथ क्रिया करवाई थी तो मैग्नीशियम के साथ क्रिया करने पर
जल क्रिया करेगा और इसमें चारों तरफ बुलबुले जमा हो जाते हैं, इस कारण जल्दी से तैरने लग जाता है। और इसमें जो बुलबुले बनने की दर है ना, इन तीनों की अपेक्षा सर्वाधिक होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नीशियम इन दोनों से क्या होगा, अधिक क्रियाशील। एल्यूमिनियम जिंक से अधिक क्रियाशील होता है और जिंक आयरन से अधिक क्रियाशील होता है। तो यह बनता है इनकी क्रियाशीलता का क्रम। तो आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन में सर्वाधिक क्रियाशील कौन है, तो कौन होगा, मैग्नीशियम। और आपने इससे पहले जान चुके कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज्यादा सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, जिस कारण इनको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो होता है और जिंक आयरन से अधिक क्रियाशील होता है। तो यह बनता है इनकी क्रियाशीलता का क्रम। तो आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन में सर्वाधिक क्रियाशील कौन है, तो कौन होगा, मैग्नीशियम। और आपने इससे पहले जान चुके कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज्यादा सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, जिस कारण इनको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो इतनी क्या बात याद रह जाएगी। इसके अलावा एक अभिक्रिया है जिसमें कॉपर की क्रिया आप अम्ल के साथ कराओगे, तो ये अम्ल के साथ किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो इसी से एक चीज ये निकल के आए, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया, और जिसको रॉयल जल भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है, इसमें सांद्र HCl व सांद्र नाइट्रिक अम्ल, जो सांद्र HCl है, ये 3:1 में होता है। जिसमें जैसे मान लेते हैं मेरे पास 100 ml विलियन है, इस विलियन में 25 ml तो नाइट्रिक अम्ल है और 75 ml क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इस वाले विलियन को ही कहा जाता है एक्वा रेजिया, या इसी को कहा जाता है रॉयल जल, जो सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को घोलने में सहायक होता है। यह अगर इस विलेन में जैसे नाइट्रिक अम्ल ले लो या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो, अगर इनमें सिंगल रूप से अगर इन धातुओं को मैं मिलाऊंगा तो इनमें इतनी क्षमता नहीं है कि इन धातुओं को घोल दे। पर जैसे इन दोनों का विलेन बना दूंगा तो ये इन धातुओं को घोल देते हैं, और ऐसे ही कहा जाता है एक्वा रेजिया, या इसी का लैटिन वर्ड है रॉयल जल। नेक्स्ट है, अगर धातु की क्रिया धातु लवणों के साथ करा दी जाए, धातु की क्रिया धातु लवणों के विलयन के साथ करा दो, तो क्या प्राप्त होगा। अब इसमें एक चीज तो यह समझ में आ गई, जैसे मान लो मेरे पास ए धातु है और दूसरी बी धातु का विलयन है, या बी धातु का कोई यौगिक है, यौगिक है, इससे क्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा। अब इसमें ये क्या होता है, जैसे अपन ने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के यौगिक में से उस धातु को विस्थापित कर देती है और खुद का यौगिक बना लेती है, उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। और मान लो ये धातु अधिक क्रियाशील है, ये धातु कम क्रियाशील है, तो इसमें से इस धातु को तो क्या कर देगी, विस्थापित, और ए धातु का क्या बन जाएगा, यौगिक, या ए धातु का क्या बन जाएगा, विलयन। जैसे उदाहरण के तौर पर पढ़ते हैं, जैसे मेरे पास आयरन धातु है और कॉपर सल्फेट जिसका होता है नीला, इसे क्रिया करेगा तो यहाँ से जो धातु है इसका खुद का विलयन बन जाएगा कॉपर सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाएगा यहाँ पे विक्षेपित, इस कारण इसका कलर थोड़ा क्या हो जाता है, भूरा। तो ये नॉर्मल अपनी अभिक्रिया पहले भी पढ़ चुके, जिसमें विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा था अपन कि एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के यौगिक में से उसको विस्थापित कर देता है, और यही अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। अब इससे अपन को एक ये निकल के आया कि इन धातुओं की श्रेणी क्या बननी चाहिए, कि ये धातु किन से अधिक क्रियाशील होंगे, किन से अधिक क्रियाशील नहीं होंगे। तो उनसे एक शब्द निकल के आया, सक्रियता
अभिक्रिया। अब इससे अपन को एक ये निकल के आया कि इन धातुओं की श्रेणी क्या बननी चाहिए, कि ये धातु किन से अधिक क्रियाशील होंगे, किन से अधिक क्रियाशील नहीं होंगे। तो उनसे एक शब्द निकल के आया सक्रियता श्रेणी। अब सक्रियता श्रेणी क्या होता है कि धातुओं को उनकी जो धातुएं हैं, धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब होता है अवरोही क्रम में रखना। क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बाद वाली लिख रहा हूं मैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। अब ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातु हैं जो साधारण जल के साथ, नॉर्मल जल के साथ भी क्रिया कर लेते हैं और सार का निर्माण करते हैं। अब ये इस कारण ये इनको खुला नहीं रखा जाता, इनको खुला रखते ये स्वतः जलने लगते हैं। तो इस कारण इनको तो किस में रखेंगे, केरोसिन में। अब ये नॉर्मल जल है ना, जिससे तो अभिक्रिया नहीं करते, परंतु ये गर्म जल के साथ क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं। और गर्म जल के साथ क्रिया करेंगे, इस कारण इनकी सतह पर बुलबुले एकत्रित हो जाते हैं और ये पानी में तैरने लगते हैं। और ये न तो शीतल जल नहीं गर्म जल, परंतु इनको भाप के साथ मतलब वेपर जल के साथ क्रिया कराओगे आसानी से क्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। परंतु ये लेड के बाद वाली धातुएं जल से किसी प्रकार से कोई अभिक्रिया, न तो ये गर्म जल के साथ, न ठंडे जल के साथ, न ही भाप के साथ किसी प्रकार से कोई अभिक्रिया नहीं करती है। और यही इनका सक्रियता श्रेणी क्रम कहलाता है कि धातुओं को उनकी सक्रियता श्रेणी के आधार पर रखना, मतलब क्रियाशील कर लेते हैं। परंतु ये लेड के बाद वाली धातुएं जल से किसी प्रकार से कोई अभिक्रिया, न तो ये गर्म जल के साथ, न ठंडे जल के साथ, न ही भाप के साथ किसी प्रकार से कोई अभिक्रिया नहीं करती है। और यही इनका सक्रियता श्रेणी क्रम कहलाता है कि धातुओं को उनकी सक्रियता श्रेणी के आधार पर रखना, मतलब क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में रखना सक्रियता श्रेणी कहलाता है। जिसमें ये सर्वाधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है और ये सबसे कम क्रियाशील धातुएं होती है। तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। अब इसमें क्या है कि कोई धातु दूसरी धातु अधातु के साथ अभिक्रिया, मतलब धातु है और ये अभिक्रिया कर रही है अधातु के साथ, तो इनसे प्राप्त यौगिक क्या होगा ये जानते हैं। अब अपन जानते हैं कि कोई भी धातु है, अब ये धातु का नेचर होता है कि ये उत्कृष्ट गैस का विन्यास धारण करे, और अधातु भी क्या चाहता है, ये भी उत्कृष्ट गैस का विन्यास धारण करना चाहता है। तो ये दो या तो फर्स्ट केस है कि एक तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और एक इलेक्ट्रॉन का क्या करे, ग्रहण करे। इस केस में कर सकता है कि मान लो मेरे बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग करके अष्टक पूर्ण को धारण कर लूं। तो या तो त्याग करे या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त किया जा सकता है। या फिर सेकंड केस ये है कि मैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लूं, इलेक्ट्रॉनों की क्या करूं, साझेदारी करूं। और साझेदारी करूंगा तो इससे जो बंध बनेगा वो बंध होता है सहसंयोजक बंध। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और त्याग करने से जो यौगिक का निर्माण हो रहा है उसको कहा जाता है आयनिक यौगिक। जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं, बोर मॉडल ने जो बताया कि ये नाभिक है, नाभिक के बाद जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उनको कोष कहा जाता है, और ये होते हैं कोष। अब पहले वाले कोष को कहा जाता है के, दूसरे वाले कोष को एल, और कोष को एन से डिनोट किया जाता है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और इनको डिनोट किया गया के, एल, एम और एन से। ऐसे अल्फा आगे और लिखते जाएंगे तो ओ, पी, क्यू ऐसे कोष के नाम लिखे जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे मालूम मेरे पास सोडियम, और सोडियम उदासीन में है तो इसका परमाणु क्रमांक 11 और इसका द्रव्यमान होता है
23। अब अगर कोई भी परमाणु धातु या अधातु कोई भी हो, अगर उदासीन अवस्था में है तो इसके पास जितने परमाणु क्रमांक है वही इसके होंगे प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने वही क्या है इसके इतने इलेक्ट्रॉन है। अब इसको नॉर्मली देखा जाता है कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। तो कुल मिला के कोई भी परमाणु ये चाहता है कि मेरे बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसका मतलब ये चाहते हैं कि मेरा अष्टक पूर्ण होना चाहिए। लुईस के अकॉर्डिंग लुईस कहता है कि किसी भी परमाणु के अगर बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अष्टक पूर्ण धारण कर लेता है और वह किसी से क्रिया नहीं करना चाहता। तो अक्रिय गैसें होती है, अक्रिय गैसें जैसे हीलियम को छोड़ दो, इसका अष्टक कंप्लीट नहीं, फिर भी ये इनर्ट गैस होती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, इन सभी के अष्टक कंप्लीट होते हैं, इस कारण इनकी क्रियाशीलता या ये किसी से अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। तो ये भी ये चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे या उनका ग्रहण करके अपना अष्टक कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे उदाहरण, अब इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब इसके देखो, ये पहला कोष N22 आ रहा है तो ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, मतलब KL, और 3s से बाह्यतम कोष हो गया, मतलब 3 सबसे बाह्यतम कोष का, और ये कोष कौन सा है? M। अब होना तो इसके पूरे बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन, पर है कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो इससे बढ़िया कि 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करो और इसके बाह्यतम जो ये बाह्यतम कोष बनेगा, मतलब L अब बाह्यतम कोष बन जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद। तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम धनायन बनाएगा, और ये इस धनायन का अष्टक क्या हो गया? अष्टक पूर्ण हो गया। तो सोडियम चाहता है ये कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करूं और अष्टक को धारण कर लो। वैसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन के बाह्य परमाणु क्रमांक होता है 17, और उदासीन अवस्था में इसके पास जितना परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन। और एक चीज और, कोई भी परमाणु आयनित हो चाहे उदासीन हो, उसकी प्रोटॉन संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आयनित होना इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। अगर वह आयनित हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब वो ऋणायन बनाता है। अगर वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो धनायन बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो इसके देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका पहला कोष K, ये दूसरा कोष L, और ये तीसरा कोष M है। अब इसके M में बाह्यतम कोष में देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि L वाला कोष ऑलरेडी कंप्लीट है। तो अभी 7 इलेक्ट्रॉन तो त्याग नहीं कर सकता, इससे बढ़िया क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। अब जैसे आप सोडियम को लेके जाओगे तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है? ग्रहण करना चाहता है। इस कारण ये तो बनाएगा सोडियम प्लस, और ये क्या बनाएगा? Cl माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण करेगा चार्ज कौन सा आ जाएगा? माइनस। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? प्लस। इस कारण दोनों पे विपरीत आवेश आ गए, और विपरीत आवेश आने के कारण और इसमें उत्पन्न होगा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कौन सा बल उत्पन्न होगा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण ये बना लेंगे NaCl का अणु। ये क्या बना लेंगे? NaCl का एक अणु बना लेंगे, जिससे नमक का निर्माण होता है। और इस प्रकार के बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। तो इस प्रकार के बने यौगिक को क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण समझते हैं अपन, जैसे मान लो मेरे पास है मैग्नीशियम और है क्लोरिक। अब मैग्नीशियम का और है क्लोरिक। अब मैग्नीशियम का प्रोटॉन या इसका परमाणु क्रमांक है 12, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 12। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 17, और उदासीन अवस्था में तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 17। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जान चुके। इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है? ग्रहण करके क्या बनाएगा? Cl
माइनस, ये आपको पता चल गया। अब मैग्नीशियम का देखो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखो इसके बायतम ये जो m वाला है, सॉरी L है, और ये कौन सा है, M है। अब M में बायतम कोष में ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, त्याग करना चाहता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, त्याग करना चाहता है, और क्या बनाएगा, धन आयन। अब क्लोरीन तो एक ही है ना, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इसके साथ जुड़ेगा, और फिर एक दूसरा क्लोरीन परमाणु आएगा, वो इसको एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इस कारण मैग्नीशियम बनाता है मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब कुल मिला के अपने अष्टक को कंप्लीट करना चाहते हैं, और इससे बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। अब अधातु और अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, इनमें हो क्या रहा है, ओनली स्थानांतरण हो रहा है, और वो भी किनका, इलेक्ट्रॉन का। से बनने यौगिक को आयनिक यौगिक या इनको कहा जाता है विद्युत सहसंयोजक यौगिक। और विद्युत सहसंयोजक यौगिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें 2 आवेश बन रहे हैं, एक धनायन और एक ऋणायन, और विपरीत आवेश होने के कारण इनके मध्य आकर्षण बल होता है, और ये आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे एक अणु या एक यौगिक का निर्माण हो जाता है। तो इतनी बात याद आ गई। तो अपन पढ़ते हैं आयनिक यौगिक के गुणधर्म। कहा जाता है विद्युत सहसंयोजक यौगिक। और विद्युत सहसंयोजक यौगिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें 2 आवेश बन रहे हैं, एक धनायन और एक ऋणायन, और विपरीत आवेश होने के कारण इनके मध्य आकर्षण बल होता है, और ये आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे एक अणु या एक यौगिक का निर्माण हो जाता है। तो इतनी बात याद आ गई। तो अपन पढ़ते हैं आयनिक यौगिक के गुणधर्म। अब आयनिक यौगिक के गुणधर्म में जानते हैं कि आयनिक यौगिक है जिनकी पहली बात करें भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति, अब यह तो पता चल गया कि आयनिक यौगिक है ना, वो धन और ऋण आयनों से बना है, और ऋण आयनों से बना है, तो इनके मध्य जो आकर्षण बल था, आकर्षण स्थिर विद्युत आकर्षण बल है, इस कारण बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बल है, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस कारण इनके अणु आपस में दृढ़ रूप से सटे हुए रहते हैं, इस कारण ये होते हैं ठोस, और कैसे होंगे, कठोर। आकर्षण स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण इनके अणु बहुत ही ज्यादा पास में आते हैं, इस कारण ये कैसे होंगे, ठोस और कठोर होंगे। और इनकी प्रकृति होती है भंगुर। इनकी प्रकृति कैसी होती है, भंगुर प्रकृति की होती है। उसका कारण है कि इस पे थोड़ा अधिक दाब डालोगे, तो दाब डालने के कारण क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इस कारण इनकी प्रकृति कैसी होती है, भंगुर प्रकृति के। इनके गलनांक की बात करें, गलनांकों क्वोतनांक की बात करें, तो इनमें आयनिक यौगिकों में स्थिर विद्युत आकर्षण बल अधिक होता है, इस कारण इनके जो आयनिक आकर्षण बल हैं, इन आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता भी क्या होगी, अधिक होगी, इस कारण इनके गलनांक और क्वोतनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। घुलनशीलता की बात करें, घुलनशीलता, तो आयनिक यौगिक है ना, जल में तो क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, लेकिन जैसे पेट्रोल, केरोसिन आदि विलायक में ये अविलीय होते हैं, मतलब इनमें घुलनशील नहीं होते हैं। लास्ट बात है विद्युत चालकता। अब नॉर्मली क्या होते हैं, जैसे आप आयनिक यौगिकों को पानी में मिलाओगे, तो पानी में ये क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, और पानी में जैसे इनको डाला जाता है तो इनका स्थिर विद्युत आकर्षण बल वीक हो जाता है, और ये आयनों में टूट जाता है, और आयनों में टूटने के कारण ये विद्युत धारा का क्या करते हैं, विद्युत धारा का चालन करने लगते हैं। अगर ये जल में तो करते हैं, अगर जल में आयनिक यौगिकों को जल में मिलाओगे तो किसका चालन करेंगे, विद्युत धारा का। परंतु ये अगर ठोस अवस्था में स्थिर विद्युत आकर्षण बल अधिक होता है, इस कारण दृढ़ होते हैं, इस कारण में आयनों की गति नहीं होती है, और आयनों की गति नहीं होती तो विद्युत धारा का चालन भी नहीं करते हैं। परंतु अगर गलित अवस्था में
इनका अंतराणिक आकर्षण बल कमजोर हो जाता है, इस कारण आयन आसानी से क्या करने लग जाते हैं, गति करते हैं, इस कारण विद्युत धारा का चालन भी करते हैं। तो ये थे अपने आयनिक यौगिकों के बारे में जानकारी। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।